हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं या फिर इसको टीसीए साइकिल भी बोलते हैं, मतलब कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसको जो है वो बोला जाता है। इसको सबसे पहले जो है एक इंग्लिश बायोकेमिस्ट H.A. क्रेब ने 1937 में डिस्कवर किया था नीमाटोड्स के अंदर, और इनके नाम के ऊपर ही इसको क्रेब साइकिल भी बोलते हैं। इनके नाम पर ही इसका जो नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल का, वो क्रेब साइकिल पड़ गया। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था H.A. क्रेब को इस साइकिल को डिस्कवर करने के लिए। ये जो क्रेब साइकिल है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, जिसमें जैसे पायरुविक एसिड होता है, फैटी एसिड्स, फैट्स, अमाइनो एसिड्स, इन सब की ऑक्सीडेशन होती है। ये सब ऑक्सीडाइज होते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्रेब साइकिल जो है ये कॉमन पाथवे प्रोवाइड करती है फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। टीसीए साइकिल मतलब कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी हम इसको बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिसमें जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो रिलीज़ होती है थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, जो हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, फैट से एंड प्रोटीन से। और वो जो स्टोर्ड एनर्जी है वो रिलीज़ होती है इसमें इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो ये क्रेब साइकिल है मतलब सिट्रिक साइकिल, ये सेकंड स्टेज होता है सेलुलर रिस्पायरेशन का, जो होता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इससे पहले जो हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस, वो प्राइमरी स्टेज था सेलुलर रिस्पायरेशन का, और उसके बाद जो ये सिट्रिक एसिड साइकिल है ये सेकंड स्टेज होता है सेलुलर रिस्पायरेशन का, और ये जो मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का उसके अंदर परफॉर्म होता है। और ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ा था वो जो था वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो परफॉर्म हो रहा था। तो ये सेकंड स्टेज होता है सेलुलर रिस्पायरेशन का। अब हम विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम जो है वो अच्छे से स्टडी करेंगे कि ये सिट्रिक साइकिल होती क्या है और इसमें कौन कौन से रिएक्शंस हैं जो परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो ये है हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको हम लोग क्रेब साइकिल भी बोलते हैं या फिर टीसीए मतलब कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी हम इसको बोलते हैं। तो अब हम इसको जो है अच्छे से स्टडी करेंगे और हर एक रिएक्शन को हम लोग देखेंगे कि इस सिट्रिक साइकिल में होता क्या है। तो सबसे पहले ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये सिट्रिक साइकिल में जो है ये इंटर होता है। अब पहले हम देखेंगे कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये आता कहाँ से है। तो इससे पहले जो है हमने ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोलिसिस जो प्राइमरी स्टेप होता है सेलुलर रिस्पायरेशन का। अगर आपने ग्लाइकोलिसिस वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए, अच्छे से ग्लाइकोलिसिस को समझ लीजिए तो आपको सिट्रिक साइकिल ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो ग्लाइकोलिसिस में मैं एक बार दोबारा से उस चीज़ को जो दोबारा रिकॉल करती हूँ। ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले क्या होता था कि जो ग्लूकोज था 6 कार्बन कंपाउंड वो स्प्लिट होता था इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, मतलब कि पायरुविक एसिड वहाँ पर बनते थे ग्लाइकोलिसिस में। और अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पायरुवेट बनता था, अब यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीडेशन होगी इस पायरुवेट की इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। मतलब कि जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं पायरुवेट के ये यहाँ पर ऑक्सीडाइज होंगे इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। और ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में यहाँ पर ये जो पायरुवेट है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। डिहाइड्रोजिनेस का मतलब होता है कि ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है ये हेल्प करेगा हाइड्रोजन की रिमूवल में, हाइड्रोजन को रिमूव करने में ये एंजाइम हेल्प करेगा। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर 2 एटम्स जो होंगे हाइड्रोजन के वो रिमूव होंगे विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के जो एटम है वो यहाँ पर रिमूव होंगे। अब वो जो 2 हाइड्रोजन के एटम हैं उनको रिसीव करेगा यहाँ पर NAD+ के भी यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और विद द हेल्प ऑफ दोज 2 हाइड्रोजन एटम्स NAD+ जो है वो यहाँ पर बनाएगा NADH+ को। NADH+ के भी यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और NADH+ जो है वो एक सोर्स है एनर्जी का, ये हमने पहले भी पढ़ा था। और इस पूरे ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में
एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी जो है वो यहाँ पर रिलीज़ होगा। तो इस पूरे प्रोसेस में हमने देखा कि इस पूरे ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में 2 NADH के मॉलिक्यूल बन रहे हैं और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी जो है वो यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। तो इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पायरुवेट है, पायरुवेट जो होता है ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है, मतलब ये 3 कार्बन से मिलकर बना होता है। अब ये यहाँ पर बनाएगा आफ्टर ऑक्सीडेशन, यहाँ पर बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, क्योंकि एक कार्बन जो है वो यहाँ से ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब जो पायरुवेट है वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, वो एक 2 कार्बन कंपाउंड है। तो इस तरीके से हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो मिल चुका है। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये इंटर करता है सिट्रिक साइकिल में और आगे का फर्दर प्रोसेस जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, ये इंटर करता है TCA साइकिल में। TCA साइकिल मतलब कि सिट्रिक एसिड साइकिल में। और यहाँ पर क्या होगा कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम के साथ जो ये कोएंजाइम ए है वो यहाँ पर रिलीज़ हो जाता है। वो कैसे होता है, जब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ये दोनों यहाँ साथ में क्या करेंगे, कंडेंस होंगे। ये दोनों यहाँ पर साथ में कंडेंस होते हैं इस रिएक्शन में और इसको कहा जाता है चेलेज़िन कंडेंसेशन। और इस कंडेंसेशन में इस कंडेंसेशन की वजह से यहाँ से जो कोएंजाइम ए है वो रिलीज़ हो जाएगा और इस रिएक्शन में एक वाटर का मॉलिक्यूल भी यहाँ से जो है वो ऐड होगा। और ये कंप्लीट रिएक्शन जो है ये होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेस एंजाइम, ठीक है। जब एसिटाइल कोए और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड साथ में कंडेंस होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो कोए एंजाइम है ये रिलीज़ हो जाएगा और इसको ही चेलेज़िन कंडेंसेशन बोला जाता है। और यहाँ पर सिट्रिक एसिड जो है वो बनेगा, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड है, तो 2 कार्बन इसके, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड है, तो 4 कार्बन इसके, ये मिलकर यहाँ पर सिट्रिक एसिड को बनाएंगे जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। और सिट्रिक एसिड जो है ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है TCA साइकिल का, इसीलिए इसको सिट्रिक साइकिल भी बोलते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि ये जो सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड एक इंटरमीडिएट कंपाउंड यहाँ पर बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एकोनिटेज एंजाइम, ठीक है। और यहाँ पर इस रिएक्शन में एक वाटर का मॉलिक्यूल भी जो है वो भी रिलीज़ हो जाता है, निकल जाता है बाहर। और जो इंटरमीडिएट कंपाउंड यहाँ पर बनता है वो है सिस एकोनिटिक एसिड, वो भी 6 कार्बन कंपाउंड होता है। और ये रिएक्शन होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ एकोनिटेज एंजाइम। Fe2+ जो है वो इस रिएक्शन को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। स्टिमुलेट का मतलब है कि इस रिएक्शन को परफॉर्म होने में Fe2+ जो है वो हेल्प करता है। इसके बाद क्या होगा कि अब दोबारा से ये जो एक वाटर का मॉलिक्यूल है ये फिर से इंटर करेगा इस रिएक्शन में, ठीक है। और यहाँ पर ये बनाएगा आइसोसिट्रिक एसिड को इन दी प्रेजेंस ऑफ एकोनिटेज एंजाइम। अब ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है सिस एकोनिटिक एसिड, इससे यहाँ पर बनेगा आइसोसिट्रिक एसिड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस वन वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एकोनिटेज एंजाइम। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से आप लिख सकते हो कि सिट्रिक एसिड से यहाँ पर आइसोसिट्रिक एसिड बनेगा। ये जो सेंटर का इंटरमीडिएट कंपाउंड है आप इसको स्किप भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैं बस दिखा रही थी कि ऐसा यहाँ पर होता है, आपकी मर्ज़ी। आप चाहें तो इस वाली को स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्टली आप यहाँ से यहाँ पर शो कर सकते हो। अब यहाँ पर आइसोसिट्रिक एसिड जो है वो बन चुका है, वो भी 6 कार्बन कंपाउंड होता है। अब ये जो आइसोसिट्रिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में, वो 5 कार्बन कंपाउंड है। और ये रिएक्शन होगी इन दी प्रेजेंस ऑफ आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। डिहाइड्रोजिनेज यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये जो एंजाइम है ये भी हेल्प करेगा हाइड्रोजन की रिमूवल में। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन का एटम जो है वो रिमूव होगा और उसको एक्सेप्ट कर लेगा Na+, और विद द हेल्प ऑफ वो जो हाइड्रोजन का एटम होगा उसकी हेल्प से ये जो Na+, है ये यहाँ पर बनाएगा NaDH+ को। और ये हमें पता है कि ये एक सोर्स है एनर्जी का। और इस कंप्लीट रिएक्शन में एक कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो भी रिलीज़ होगा।
सो आइसोसिट्रिक एसिड से यहाँ पर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बनेगा। एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज हो गया है, तो ये 6 कार्बन कंपाउंड था, और अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जो है वो 5 कार्बन कंपाउंड है, तो ये यहाँ पर बन चुका है। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि ये जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है 5 कार्बन कंपाउंड, अब ये यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, वो 4 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा कीटोग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। दोबारा से यहाँ पर क्या होगा कि एक हाइड्रोजन का जो एटम है वो रिलीज होगा और उसको एक्सेप्ट कौन करेगा, NAD+, और यहाँ पर ये बनाएगा फिर NADH+ को। और यहाँ पर क्या होगा कि एक यहाँ पर दोबारा से जो कोएंजाइम है वो यहाँ पर दोबारा इस रिएक्शन में इंटर होगा। ठीक है, अब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन रहा है, वो 4 कार्बन कंपाउंड है, और अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जो है वो 5 कार्बन कंपाउंड था। तो ये जब रिएक्शन परफॉर्म होगी तो इसमें एक और जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है वो रिलीज होगा। तो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से यहाँ पर बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब तक हमने देखा है कि यहाँ पर 2 बार, एक तो यहाँ पर जब आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बन रहा था तो एक NADH जो है यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, इसकी यहाँ पर सिंथेसिस हुई, और जब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन रहा था तो यहाँ पर भी एक NADH की प्रोडक्शन हुई है। 2 यहाँ पर NADH के मॉलिक्यूल्स अब तक बने हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कौन सी रिएक्शन में कहाँ पर NADH की या फिर ATP की, इन सब की जो है वो प्रोडक्शन हो रही होती है। ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये MCQ में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है ये अब कन्वर्ट हो जाएगा सक्सेनिक एसिड में, वो भी 4 कार्बन कंपाउंड है। और यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ADP है, ADP को एक फास्फेट ग्रुप जो है वो इनऑर्गेनिक फास्फेट यहाँ पर प्रेजेंट है। ये इनऑर्गेनिक फास्फेट क्या करेगा, एक फास्फेट ग्रुप जो है वो ADP को देगा, और ADP जो है विद द हेल्प ऑफ दैट फास्फेट ग्रुप जो है वो यहाँ पर बनाएगा किसको, ATP को, एडिनोसाइन ट्राईफास्फेट को बनाएगा। जब ADP के साथ एक और फास्फेट ग्रुप आकर ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर बनेगा ATP का भी यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बनेगा इस रिएक्शन में, और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है ये कन्वर्ट होगा सक्सेनिक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम। जो पहले यहाँ पर कोएंजाइम ए इस रिएक्शन में इंटर हुआ था वो यहाँ पर दोबारा बाहर निकल जाएगा, दोबारा से बाहर निकल जाएगा कोएंजाइम ए। ठीक है, इस वाली रिएक्शन में। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये जो सक्सेनिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमेरिक एसिड में, वो भी 4 कार्बन कंपाउंड है इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब जहाँ पर भी इस डिहाइड्रोजिनेज वर्ड का मतलब, सॉरी, ये डिहाइड्रोजिनेज वर्ड यूज़ हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि ये हाइड्रोजन की रिमूवल में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन का एटम जो है वो रिलीज़ होगा। ठीक है, और वो हाइड्रोजन का एटम जो है उसको कौन, वो आकर FAD के साथ अटैच हो जाएगा, और FAD यहाँ पर बनाएगा किसको, FADH2 को। ये भी सोर्स है एनर्जी का, लाइक ATP NADH, वैसे ये भी सोर्स है एनर्जी का। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि फ्यूमेरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में, वो भी 4 कार्बन कंपाउंड है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमेरेज एंजाइम, और इस रिएक्शन में एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो भी इंटर करेगा, और फिर फ्यूमेरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, मैलिक एसिड में। और फाइनली लास्ट रिएक्शन में क्या होगा कि जो मैलिक एसिड है वो यहाँ पर बनाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को, वो भी 4 कार्बन कंपाउंड है, और ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। यहाँ दोबारा से एक हाइड्रोजन का एटम जो है वो रिमूव होगा, और उस हाइड्रोजन के एटम को जो है वो NAD+ यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा, और उस हाइड्रोजन के एटम की हेल्प से NAD+ यहाँ पर दोबारा से NADH को बनाएगा। यहाँ पर दोबारा से NADH की सिंथेसिस होगी, ये सोर्स है एनर्जी का। और दोबारा से यहाँ पर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की क्या हो गई है, फॉर्मेशन हो गई है, और फिर दोबारा से जो सिट्रिक एसिड की साइकिल है ये यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से ये सिट्रिक एसिड की जो साइकिल है ये बार बार होती रहती है। अब ये सिट्रिक एसिड की साइकिल हुई क्यों, क्या रीज़न था,
तो इसमें हमने पूरा देखा है कि ये वाली जो रिएक्शन थी, यहाँ पर NADH की फार्मेशन हुई है, यहाँ पर भी NADH की फार्मेशन हुई, यहाँ पर ATP की हुई, यहाँ पर FADH2 की हुई और यहाँ पर भी NADH की हुई। अब जो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो एक मॉलिक्यूल होता है NADH का, वो 3 ATP को बनाता है, और एक जो मॉलिक्यूल होता है FADH का, वो 2 ATP के मॉलिक्यूल को बनाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस अभी तक ये जो एक साइकिल रन की है सिट्रिक एसिड की, इसमें 3 NADH के मॉलिक्यूल बने हैं, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। 3 मॉलिक्यूल बने हैं यहाँ पर NADH के, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल जो NADH का है वो 3 ATP को बनाता है, ठीक है। और यहाँ पर 3 NADH के मॉलिक्यूल बने हैं, मतलब कि टोटल हो गए 9 ATP। और यहाँ पर भी एक FADH2 की फार्मेशन हुई है, तो एक FADH जो है वो 2 ATP को बनाता है, तो यहाँ पर एक FADH2 जो है वो यहाँ पर 2 ATP को बना रहा है। और डायरेक्टली भी यहाँ पर एक ATP की फार्मेशन हुई थी इस वाली रिएक्शन में, तो वहाँ पे मैंने वही लिखा है कि 1 ATP डायरेक्ट, तो एक ATP यहाँ पर और बना है। और टोटल हो गए हैं, एक जो साइकिल है सिट्रिक एसिड की, इसमें टोटल 12 ATP की यहाँ पर फार्मेशन हुई है, ठीक है। टोटल 12 ATP इन 1 TCA साइकिल। अब ये जो NADH और FADH2 है, ये जो है ये आगे फर्दर जो है वो ETC में जाएंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इनकी एंट्री होगी और फिर वहाँ पर जो है ये यूज़ होंगे फॉर द जनरेशन ऑफ ATP। तो अब हम आगे ये फर्दर जब हम ETC मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में स्टडी करेंगे, तो उस टाइम हम देखेंगे कि किस तरीके से ATP की यहाँ पर जनरेशन होती है। सो आई होप कि आपको ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल है ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो जो है यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर डेफिनेटली दूंगी। थैंक यू।